67 बीपीएससी का जो प्रश्न है, इसमें आज हम लोग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो प्रश्न पूछा गया उस पर चर्चा करेंगे। कुछ करंट का भी डाटा आ जाएगा, तो उन सभी को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री का देखा, जिसमें हम लोगों ने जाना पेज बाय पेज और प्रश्न संख्या के साथ कि कौन से बुक से और प्रश्न संख्या कितने से पूछे गए हैं। ये इसलिए हम बता रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा भटकना ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये पता करने में कई दिन व्यतीत कर देते हैं कि कौन सा बुक से पढ़ें, किस चीज़ से तैयारी करें, मतलब इस उलझन में वो पड़े रहते हैं। तो आप कोई भी एक ऑथेंटिकेट सोर्स बुक है, आप एक अच्छे बुक को लेकर उसके अच्छे से उसे पढ़े। यही पढ़ने का बेस्ट तरीका, और समझते हुए पढ़ना है, वही बेस्ट है। अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स का टर्म, जिसमें हम लोग सिर्फ ये जानेंगे कि ये प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं। क्योंकि सॉल्यूशन की बात की जाए तो आपको पता ही होगा, सॉल्यूशन तो एक से एक यूट्यूबर डाले हुए हैं। तो सॉल्यूशन की बात रही, अगर हमारे सॉल्यूशन की बात रही तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इससे हम लोग पहले ही, जब हम लोग थ्योरी का क्लास बेसिक टू एडवांस हम लोग जब ऑब्जेक्टिव का किए थे, तो उस बेसिक टू एडवांस में हम लोगों ने इस पर काफ़ी अच्छे से और काफ़ी समझदारी पूर्वक चर्चा भी किया था। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। ये ग्रुप डी का है, यानी कि जो प्रश्न पुत्रिका संख्या ये ग्रुप डी है, यानी 4 ABCD होता है। और अगर इंस्ट्रक्शन जो इन्हें पता नहीं है कि निगेटिव होता है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ भी कंफ्यूज रहते हैं, तो आज उससे अच्छा है कि आप एक बार जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट अनुदेश है उसे आप एक बार पढ़ ले कि प्रश्नों की संख्या क्या है, गलत पे क्या मिलेगा। और आपको इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे जैसे समय 2 घंटा है, आपको ये दिया हुआ रहेगा। ये 2022 है, यानी 8 मई 2022 को ये एग्जाम हुआ था। तो आइए आज हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक्स के टर्म, जिसमें हम लोग जानेंगे कि यह प्रश्न संख्या कहाँ से पूछा गया, पेज नंबर। इसलिए बताने का मकसद ये है ताकि आप अगर ये जान जाएंगे तो आपको एक चीज विश्वास होगा कि कोई एक बुक, अच्छे बुक्स को अगर आप सही से पढ़ेंगे, वैसे बुक्स जिसमें डाटा दिया हुआ है। अब ऐसा नहीं कि ज़्यादा शॉर्ट्स हो, आप याद करें। पढ़ने का तरीका ही है कि आप उसे डिटेल में पढ़ें। अगर शॉर्ट में पढ़ेंगे तो फिर वो टर्म भूल जाएंगे, वो तो फिर हो गया रटने वाला बात। तो अब देखते हैं 51, यही इकोनॉमिक्स से 51 से। तो आइए अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। कह रहा आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो अगर आप इस प्रश्न को ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, मौजूदा कीमत पर प्रति व्यक्ति। देखिए, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। अगर आप इसे समझना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो आप जाइए लूसेंट का पेज नंबर 219 और क्वेश्चन नंबर 47 में जाइए। और दूसरा, अगर और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो महेश कुमार बर्नवाल जो शॉर्ट नोट्स है एनसीईआरटी का, उसमें पेज नंबर 27 में जाइए। आपको हूबहू आपको इस प्रश्न का सही जवाब और समझ में भी आ जाएगा कि किस तरह से क्या किया जाता है। किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी क्षेत्र का क्या होता है, आर्थिक स्थिति को पता किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 में कह रहा है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण के समय अवधि के दौरान लागू किया गया था। तो ये तो करंट का है, जो करंट में राष्ट्रीय घटना हुआ, अंतर्राष्ट्रीय घटना, उससे रिलेटेड है। तो ये जान लेते हैं द्वितीय चरण जो स्वच्छ भारत मिशन का है, क्योंकि थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स के बीच में एक दो आपका करंट समसामयिकी भी देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको कहाँ से देखने को मिल जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन आपको पता ही होगा 2014 में स्टार्ट हुआ। आप जाएंगे प्रतियोगिता दर्पण का वार्षिकी जो बुक है, वार्षिकी जो आता है, उसमें पेज नंबर 49 में देंगे, तो वहाँ पे भी चर्चा हुई है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2000 द्वितीय चरण जो 2021 से 24-25 के बीच में रहा, लगभग 52,497 करोड़ व्यय की बात हुई, मुख्य रूप से पेयजल और स्वच्छता को लेकर। तो ये टर्म आपको वहाँ भी देखने को मिल जाएगा। और फिर अन्य सोर्स जो आपके पास और भी बुक होंगे ऑथेंटिकेट, वहाँ भी आपको स्वच्छ भारत मिशन की चर्चा हो जाएगी। नेक्स्ट 53 में देखते हैं कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को आप देखना चाहते हैं तो आप लूसेंट का पेज नंबर जाइए, पेज नंबर 190 में जाइए और क्वेश्चन नंबर जाइए 44 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 45 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 47 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 48 में। आपको इससे पूरे रिलेटेड ही आपको वहाँ पर टॉपिक दिया हुआ रहेगा, और जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है, अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। तो वहाँ से आपको डायरेक्ट हुबहू ये प्रश्न मिल जाएगा। नेक्स्ट 53 के बाद हम लोग 54 में आते हैं। 54 में कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब 54 का है, कह रहा है सरकारी आयोग है, इधर कुछ आयोग दिया हुआ है और सूची 2 में उसे जो संबंधित क्षेत्र है वो दिया हुआ है। तो देखिए, आपका ये जो प्रश्न है, ये सरकारी आयोग, ये आपको लूसेंट का कौन सा पेज नंबर बुक में देखने को मिलेगा। लूसेंट का पेज नंबर चले जाइए 196 में और प्रश्न संख्या में जाइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 में हूबहू आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर बी में है सी रंगराजन समिति, आपको ये लूसेंट में पेज नंबर 258 में जाइए और प्रश्न संख्या आपको मिल जाएगा सी रंगराजन का 21 मिल जाएगा और 25 मिल जाएगा
और महेश कुमार बर्नवाल के पेज नंबर 54 में जाइए, डायरेक्ट इसके बारे में डिटेल ही मिल जाएगा जो एनसीईआरटी से शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया है। तो ये तो हम लोग फिर पारेख समिति, आप ये कहाँ आपको मिलेगा, ये मिलेगा लूसेंट का पेज नंबर 259 में, क्वेश्चन नंबर 43 में पारेख समिति के बारे में आपको मिल जाएगा और इसका सही जवाब आप दे पाएंगे। फिर है नरसिंह समिति, ये आपको कहाँ मिलेगा, आप लूसेंट का पेज नंबर 258 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको हूबहू ये मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 55 में हम लोग आते हैं। 55 में कह रहा है निम्नलिखित राज्यों पर विचार करिए। ये विचार करना है ना, क्योंकि ये जो आपको पता होना चाहिए कि जो कृषि है वह इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने का है और आपको इंडियन ज्योग्राफी में है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग देख लेते हैं। अब कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल चावल के उत्पादक क्षेत्रों में उपर्युक्त को आरोही क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा उससे बाद उससे बड़ा, तो आरोही अवरोही, अवरोही माने होता है घटते क्रम, तो ये ध्यान रखें, यानी सबसे कम और से सबसे ज़्यादा जाना। तो आपको यह प्रश्न कहाँ देखने को मिलेगा, प्रश्न संख्या 55 आपको देखने को मिलेगा लूसेंट का पेज नंबर 241 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 75 में हूबहू आपको यह प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और अगर आप और भी डिटेल में देखना चाहते हैं तो महेश कुमार बर्नवाल में जाइए, महेश कुमार बर्नवाल का पेज नंबर 158 में जो एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स है वहाँ भी आपको हूबहू देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से सबसे ज़्यादा जो उत्पादन में पश्चिम बंगाल है उससे कम क्या है उत्तर प्रदेश है। पश्चिम बंगाल कितना उत्पादन कर लेता है, उत्पादन के क्षेत्र में 16.05 मिलियन टन कर लेता है, यूपी उससे कम 15.54 मिलियन टन। तो इस तरह से फिर पंजाब है, उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप दे पाएंगे। तो ये तो 54 था, उसके बाद हम लोग 55 में देखते हैं। 55 कह रहा है कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। ये देखिए वित्त आयोग से संदर्भित प्रश्न है, ये आपको पॉलिटी से भी नजर आया होगा, चर्चा हम लोग कर लेते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो हम लोग कंटिन्यू देख रहे हैं उसमें से कुछ कुछ प्रश्न आपको करंट से रिलेटेड भी मिल जाएंगे। तो वित्त आयोग का संबंध आप इसे देखना चाहते हैं तो आप चले जाइए पेज नंबर किसका, महेश कुमार बर्नवाल का पेज नंबर 203 में जाइए, हूबहू आपको इन ऑप्शनों के साथ में वहाँ पे डिटेल में आपको प्रश्न मिल जाएगा और इस प्रश्न का आप सही जवाब दे पाएंगे कि वित्त आयोग सांविधिक निकाय, सांविधिक का मतलब होता है जिसे संसद क्या क्या हो, संसद कार्रवाई द्वारा यानी संसद के द्वारा अनुमोदन से उसको लाया गया है संसद के कहने पर, तो वह सांविधिक होता है। सांविधिक में जिसका संविधान में वर्णन नहीं है, संसद के द्वारा उसको पेश किया गया है, तो ये होता है सांविधिक होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे ये टर्म। तो उसके बाद अनुच्छेद 280 में ठीक है वित्त आयोग की गई सिफारिश प्रकृति केवल सलाहकार होती है, एकदम स्पष्ट वहाँ लिखा हुआ है। आप जाएंगे पेज नंबर महेश कुमार बर्नवाल का, आप जाइए पेज नंबर 203 में हूबहू आप इस प्रश्न का सही जवाब देख पाएंगे। नेक्स्ट 57 में हम लोग आते हैं बेयर नेसेसिटिव इंडेक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से देखिए बेयर इंसेंसिटिव जो इंडेक्स है, ये जो टर्म आया है यह 2019-20 में इंक्लूड किया गया है। तो जिनके पास पहले का जो बुक होगा, जनरली ज़्यादा के पास इकोनॉमिक पहले होगा, जिसमें इकोनॉमिक्स पहले की बात की जाए तो उसमें जो आर्थिक समृद्धि का जो मापने का टर्म है उसमें बेयर इन्फिनिटिव को इंक्लूड नहीं किया गया, बेयर नेसेसिटिव इंडेक्स को इंक्लूड नहीं किया गया। उन्हें वहाँ आर्थिक समृद्धि को मापने का है जो दो इकाई हम लोग देखे थे, एक आर्थिक समृद्धि का मापक, एक आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि में सकल घरेलू उत्पाद ये हो गया और आर्थिक विकास में मानव विकास सूचांक, लैंगिक विकास सूचांक ज़्यादा था। तो मानव विकास सूचांक के द्वारा ही हम लोग किसी भी देश का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राष्ट्र का जो हम लोग मापते थे कि क्या सूचांक है, क्या मानव विकास है, उसको लेकर। तो ये सब था। तो ये आपको बेयर नेसेसिटिव बुक्स, हाँ जो लेटेस्ट होगा वहाँ पे जो आप देखेंगे तो वहाँ पर आया था ये मुख्य रूप से जो बेयर इंसेसिव इंडेक्स है ना, ये मुख्य रूप से थालीनुमा मतलब थालीनॉमिक्स पर आधारित है। इसमें एक कहा गया कि एक आम आदमी से जुड़ने के लिए एक ऐसी चीज़ जो हर व्यक्ति को दिन प्रतिदिन जीवन का हिस्सा होता है, नहीं उसके भोजन के थाली में वो पहुंचता है, उसे आप यहाँ पर बेस मानकर इसे तैयार किया गया है। मतलब एक व्यक्ति के दैनिक वेतन के साथ साथ जो भोजन के लिए खर्च वहन करने की जो क्षमता में समय के साथ जो सुधार हुआ है, वही सामान्य व्यक्तियों के कल्याण को ये दर्शाता है, बेयर इंसेसिव इंडेक्स दिखाता है। तो इसमें 2018 में राज्यों के लिए बनाया गया था। चलिए ये शहरी है तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रीय शहर में किया गया था। 26 संकेतक 26 को रखा गया था, लेकिन 6 आयाम नहीं 5 ही आयाम इसमें रखा गया था। तो आप एक बार देख लेंगे, आपको ये टर्म मिल जाएगा, है ना, क्योंकि ये पहले वाले जो भी बुक्स हैं उसमें आपको ये टर्म नहीं मिला। हाँ लेटेस्ट जो है उसमें आपको ये टर्म मिल जाएगा, इसलिए आप इंटरनेट हो या फिर कहीं से हो, ये सोर्स को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट 58 में देख लीजिए, बिहार के कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था। तो ये जो कौन सा बैंक स्थापित करने का प्रयास किया गया, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि इसका क्या सही जवाब होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट 59 में देखते हैं, 2019 में बिहार का मानव विकास सूचांक का मान था, 2019 में मानव विकास सूचांक क्या था। तो ये आप कहाँ देखेंगे, इसकी चर्चा आप देखेंगे तो लूसेंट का पेज नंबर 217 में भी हुआ। देखिए ये मानव विकास सूचांक अभी हम लोग चर्चा किए ना कि जो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का मापक है, ये मानव विकास सूचांक, जिसमें आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि। तो आर्थिक विकास में मानव विकास सूचांक, लैंगिक विकास सूचांक, लैंगिक सशक्तिकरण, लैंगिक बहुआयामी सूचांक, तकनीकी उपलब्धि, ये सूचांक है।
तो ये मानव विकास सूचांक को मुख्यतः 3 टर्म होते हैं, यानी 3 आयाम होते हैं, जिसमें ज्ञान होता है, जीवन प्रत्याशा होता है, स्वस्थ जीवन या जीवन स्तर होता है, ये 3 होता है, जिसमें अति उच्च विकास को 0.880 से जिसका ज़्यादा रहता है पॉइंट उसको दिखाया जाता है, उच्च मानव विकास वाले देश को 0.700 से 0.799 के बीच में रहता है, और मध्यम होता है 0.550 से 0.669। तो बिहार का जो मध्यम ही है 0.574 के आसपास में है ना। तो आप एक बार ये समझ लेंगे टर्म। आप जाएंगे तो पेज नंबर 17 महेश कुमार बर्नवाल के पेज नंबर कितना में जाइए, 13 में जाइए, हूबहू आपको ये टर्म समझने को मिल जाएगा। हाँ, ये बिहार का डाटा नहीं मिलेगा क्योंकि बिहार का लेटेस्ट पूछा है ना, तो हर एक बार बदलता रहता है। नेक्स्ट 60 में देख लीजिए, 2021-22 के दौरान बिहार के राजकोषीय घाटा का किस प्रकार अनुमान किया गया। अब ये घाटा की बात आ गई, तो देखिए ये जो टर्म आपको 2-3 प्रश्न मिलेंगे, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, PRS इंडिया कर आता है बिहार बजट। जो PRS इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसे आप डाउनलोड करेंगे उसमें पूरे बिहार बजट के बहुत अच्छा से और सरल भाषा में दिया गया है, तो आप आसानी समझने में होगा अनुमान क्या था, प्राप्त क्या हुआ और अनुमानित क्या किया गया है, वो सभी डाटा आपको रहेगा। तो आपको ये मिल जाएगा बिहार राजकोषीय घाटा का आपको मिल जाएगा तालिका नंबर 6, उसमें तालिका है बना हुआ, तालिका 1, तालिका 2, तालिका 2। तो आप जैसे ही तालिका 6 के नीचे जाएंगे ना, तो आपको स्पष्ट रूप से ये मिल जाएगा 21-22 में 22,511 करोड़ का ये बना हुआ था। फिर आप 21-22 का भी, 20-21 का भी चर्चा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 61 में, डिजिटल बिहार के तहत छात्र को 2021-22 में कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो ये जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे आपको कहाँ मिलेगा, तो वही आप उसी में जाइए जो हम लोग बताया PRS इंडिया जो बिहार बजट है, उसमें काफ़ी सरल भाषा में प्रयोग किया गया, काफ़ी अच्छे से समझाया गया और पूरे डाटा है उसमें, ऐसा नहीं कि गैपिंग। उसे एक बार ठीक से अगर आप पढ़ लेंगे, पढ़ने में भी आपको आसानी समझ में आएगा। तो वही आप PRS इंडिया के जाइए, नीति हाईलाइट्स है, यानी तालिका नंबर जो 1 है, 1 से पहले है नीति हाईलाइट्स, उस नीति हाईलाइट्स में स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएगा कि 21-22 में जो छात्रों के लिए कंप्यूटर शिक्षा प्रशिक्षित किया गया था, किस तरह से 6ठी कक्षा के सभी छात्रों के लिए किया गया था। नेक्स्ट 62 में हम लोग देखते हैं, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 21 से 26 केंद्रीय करों के विभाजन पूल में बिहार का कितना, यह भी आपको कहाँ मिल जाएगा, वही PRS इंडिया में आप जाएंगे, तालिका नंबर 7 में आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से बाहर का जो बिहार का विभाज्य पूल में हिस्सा रहा है वो कितना रहा है। तो तालिका नंबर 7 के नीचे जाना है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा 4.12% रहा है। और भी आपको डाटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाटा मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ेंगे तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 63 में, 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है, 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं, तो आशा करते हैं अगर आप समसामयिक से रिलेटेड होंगे, करंट अफेयर, तो आपको जाना जरूरी है, जिसमें NK सिंह हैं, अजय नारायण सिंह खुद हैं। उसके बाद बात की जाए अशोक लहाड़ी, प्रोफेसर अशोक लहाड़ी, डॉक्टर रमेश चंद्र जी हैं, और एक और जो सचिव हैं श्री अरविंद मेहता। तो सुदीप्तो मुंडले ये नहीं है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए 64 में, केंद्रीय बजट FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान सरकार बढ़ाकर कर दिया। देखिए ये जो आपको टर्म कहाँ मिल जाएगा, ये आप जाएंगे तो PIB में भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि PIB एक ऑफिशियल गवर्नमेंट का डाटा है, वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन क्षेत्र में बढ़ा है। जैसे रक्षा क्षेत्र में 49% कर दिया है, फिर और भी बैंकिंग क्षेत्र में, बीमा क्षेत्र में 74% कर दिया है, प्राइवेट बैंक में 74 से पूरा कर दिया है, कितना परसेंट, 100%। तो ये आपको वहाँ पर डाटा PIB से भी आपको देखने को मिल जाएगा। 62 में हम लोग थे, है ना। तो ये था हम लोग का, तो वही करा FM की सीमा बढ़ाकर वर्तमान में कितना करते हैं, आप वहाँ जाएंगे तो आपको स्पष्ट रूप से देखने को आपको यह प्रश्न मिल जाएगा। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसकी चर्चा लूसेंट में भी हुई है, जहाँ पे देखेंगे जाकर तो टर्म को समझ जाएंगे, और लेटेस्ट डाटा तो आप डालेंगे तो हर ईयर बदलता रहता है, लेकिन टर्म को समझना तो पेज नंबर 223 में जाइए, क्वेश्चन नंबर 110 में जाइए, आपको यह टर्म देखने को मिल जाएगा। बस खाली डाटा अलग रहेगा, क्योंकि हर एक साल इसका डाटा क्या होगा, चेंज होता है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 21-22 के सकल घरेलू उत्पाद का कितना, ये आपको कहाँ मिलेगा, प्रतियोगिता दर्पण में जाइए, काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, और आशा करते हैं आपको पढ़ने के बाद विश्वास भी हो जाएगा कि काफ़ी सरल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। आप समझ में आपको आ जाएगा कि 21-22 में जो 2021 में राजकोषीय घाटा 2021 सकल घरेलू उत्पाद का कितना है, तो सकल घरेलू उत्पाद का 21-22 का 6.9% ये इंडिकेट किया गया है। और भी उससे इंपॉर्टेंट डाटा है, तो आप पेज नंबर प्रतियोगिता दर्पण का जो वार्षिकी आता है पेज नंबर 189 में जाइए, आपको हूबहू यहाँ पर डाटा मिल जाएगा, जो अनुमानित किया गया था, जो प्राप्त किया गया था, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। 65 के बाद अब हम लोग आते हैं 66 में, इंडियन एसोसिएशन। चलिए ये तो आप हो गया। तो ये इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म थे जिसमें कुछ
अपडेट थे, यानी कि लेटेस्ट वाला डाटा थे, उसे हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए इतना ही। तो किस तरह से हम लोगों ने ये जान रहे हैं कि कौन से बुक से पेज नंबर, प्रश्नों संख्या के साथ में प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं, तो हर एक का जो भी और बाकी जो शेष बच गया है वो जरूर आपके साथ भी कुछ समय के बाद आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले